ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साइकोलॉजी की क्लासें चल रही हैं हमारी। और आज की क्लास में मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है समायोजन, एडजस्टमेंट। देखिए, ईश्वर ने सभी सुख किसी को नहीं दिए, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सबके जीवन में कोई ना कोई कमी ईश्वर ने छोड़ दी, अर्थात सबके जीवन में कोई ना कोई कमी हमें देखने को मिलती है। लेकिन उन कमियों के होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि ईश्वर ने एक गुण दिया है। मोस्टली हम सबके अंदर वो गुण है जिसे हम कहते हैं समायोजन, समायोजन करना। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यदि हमारे जीवन में कमियां हैं, जीवन में कुछ अभाव है, उन अभावों और कमियों को होने के बावजूद हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करते हैं, तो हमें इस वातावरण के साथ तालमेल स्थापित करना जरूरी होता है। और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें वातावरण के साथ तालमेल स्थापित करना ही पड़ता है। और जब कोई व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वातावरण के साथ अपना तालमेल स्थापित करता है, तो साथियों, उस तालमेल स्थापित करने की प्रक्रिया को ही समायोजन के नाम से जाना जाता है, अर्थात समायोजन कहा जाता है। कहने का मेरा मीन्स ये है कि जब कोई व्यक्ति वातावरण के साथ, जब कोई व्यक्ति वातावरण के साथ तालमेल स्थापित करता है, तो तालमेल स्थापित करने की इस प्रक्रिया को ही समायोजन कहा जाता है, समायोजन के नाम से जाना जाता है। समायोजन की प्रक्रिया जन्म से आरंभ होती है और आजीवन निरंतर रूप से चलती रहती है। समायोजन की प्रक्रिया जन्म से आरंभ होती है और आजीवन निरंतर रूप से लगातार चलती रहती है। इसका मतलब जब हमारा जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उसके लिए यह वातावरण बिल्कुल नया होता है। वातावरण बिल्कुल कैसा होता है? नया। जब इस वातावरण का वो सामना करता है, इस वातावरण को फेस करता है, तो इस वातावरण के प्रति उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। जैसे एक छोटे बच्चे को कमरे में रखा जाता है जन्म के पश्चात, वो अपनी आंखें खुली रखता है। लेकिन जब धीरे धीरे उस बच्चे को प्रकाश में ले जाते हैं, अर्थात धूप में ले जाया जाता है, तो वो अपनी आंखें क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। परंतु इस प्रक्रिया को जब कई बार हम दोहराते हैं कि बच्चे को बाहर ले गए, धूप में ले गए हम बच्चे को, जब इस प्रक्रिया को कई बार दोहराते हैं, तो फिर होता क्या है? वो बच्चा उस वातावरण के साथ, अर्थात उस प्रकाश के साथ अपना समायोजन स्थापित कर लेता है, अपना तालमेल स्थापित कर लेता है। और कुछ समय के पश्चात जो व्यवहार उसका बंद कमरे में है या कमरे के अंदर है, वही व्यवहार उसका प्रकाश में, अर्थात धूप में भी दिखाई देता है। अब वो आंखें बंद नहीं करता है, क्योंकि उसका इस वातावरण के साथ क्या हो चुका है? समायोजन। ठीक है, तो समायोजन क्या है? समायोजन वह प्रक्रिया है जो जन्म से आरंभ होती है और आजीवन चलती है, क्योंकि अभी मैंने कहा था शुरुआत में आपको कि ईश्वर ने सभी सुख किसी को नहीं दिए। सबके जीवन में कोई ना कोई कमी हमें दिखाई देती है। उन कमियों के होने के बावजूद हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको समायोजन करना आता है। तो जन्म से लेकर के आजीवन ये प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। समायोजन के बारे में अच्छा, जो समायोजन शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। ऐसे इसके दो भाग कर देते हैं, दो टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, एक तो है सम का मतलब है अच्छी तरह, और आयोजन का मतलब होता है व्यवस्था। इसका मतलब जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं करता है, तो वो समायोजन कहलाता है। समायोजन क्या होता है, तो उसके बारे में कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं। उन परिभाषाओं में पहली परिभाषा है बीओ स्मिथ की। और बीओ स्मिथ क्या कहते हैं? देखिए,
ठीक है। क्या कहते हैं बीओ स्मिथ? समायोजन यथार्थ पर आधारित व संतोषप्रद होता है। ठीक है, समायोजन कैसा है? यथार्थ पर आधारित व होता है। इसका मतलब समायोजन किससे जुड़ा होता है? वास्तविकता से। किससे जुड़ा होता है? वास्तविकता से। कहने का मेरा तात्पर्य, समायोजन यथार्थ पर आधारित होता है और कैसा होता है? संतोषप्रद। जब हम समायोजन कर लेते हैं वास्तविक परिस्थिति के अनुसार, तो फिर हमारे मन में किसका भाव उत्पन्न होता है? संतोष का, अर्थात संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है, संतुष्टि मिलती है। जब हम समायोजन करते हैं तो समायोजन किस पर आधारित होता है? वास्तविकता पर, यथार्थ पर। जब हम समायोजन करते हैं तो समायोजन करने के पश्चात हमें किसकी प्राप्ति होती है? संतोष की प्राप्ति होती है, हमें संतुष्टि मिलती है। तो बीओ स्मिथ कहते हैं कि भैया समायोजन यथार्थ पर आधारित होता है और संतोषप्रद होता है। ठीक है। स्किनर कहते हैं समायोजन के बारे में, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। ठीक है, समायोजन क्या है? एक अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया मतलब वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम सीखते हैं। और क्या सीखते हैं? इस वातावरण के साथ अपना तालमेल स्थापित करना। और क्या सीखते हैं? अपने जीवन को कमियां होने के बावजूद कैसे आगे बढ़ाना है, अपने जीवन में खुद को कैसे संतुष्ट रखना है, अपने जीवन में खुद को कैसे एक आगे के मुकाम तक पहुंचाना है, ये हम सीखते हैं। तो समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। गेट्स क्या कहते हैं समायोजन के बारे में? देखिए, गेट्स कहते हैं समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके कारण व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है, समायोजन क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति अपने व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन करता है से तात्पर्य है कि जैसी जैसी परिस्थिति होगी वैसे वैसे हमें उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, वातावरण के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम कुसमायोजन के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। बैजमैन के अनुसार ये क्या कहते हैं? व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए किए गए प्रयास का नाम समायोजन है। ठीक है, व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए किए गए प्रयास का नाम क्या है? समायोजन है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप किसी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, ठीक है, आप अपनी आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। जैसे यदि आप किसी मान लीजिए आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,
और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान अब आप अनेक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, ठीक है, अनेक बाधाओं का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब यह है जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप रूम लेके रह रहे हैं, खाना खुद बनाना पड़ रहा है, ठीक है, कपड़े खुद धो रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आर्थिक तंगी के शिकार भी आप हो। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी बाधाएं आपके सामने हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, लेकिन आप भाग तो नहीं रहे ना, आप हार तो नहीं मान रहे ना, आप उनका मुकाबला कर रहे हैं, डट के मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन बाधाओं के सामने दीवार बन के चट्टान की तरह खड़े हुए। इसका मतलब आपके अंदर कौन सा गुण है? समायोजन का गुण है। और आपको समायोजन आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे तो मार्ग में क्या आएंगी? बाधाएं। तो व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए किए गए प्रयास का नाम क्या है? समायोजन है। और समायोजन अगर आप नहीं कर सकते तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं होगी। और आवश्यकता की पूर्ति यदि करनी है तो आपको समायोजन करना आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ परिभाषाएं जो समायोजन से संबंधित है। एक बार फिर से देख लो, रिवाइज कर देता हूं। बीओ स्मिथ कहते हैं समायोजन यथार्थ पर आधारित व संतोषप्रद होता है। यथार्थ पर मतलब वास्तविकता पर आधारित होता है और हमें संतुष्टि प्रदान करता है। फिर स्किनर कहते हैं समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है जिससे हमें सीखने को मिलता है। समायोजन से हमें क्या करता है? सीखने को मिलता है, ठीक है। फिर गेट्स कहते हैं समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब समायोजन की प्रक्रिया लगातार चलती है, निरंतर चलती है, जिसके कारण व्यक्ति अपने व्यवहार में क्या कर लेता है? परिवर्तन करता है। फिर बेजमैन कहते हैं व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए किए गए प्रयास का नाम समायोजन है। व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे अभी समझाया, आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तलाश है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपकी आवश्यकता है, तो उसकी पूर्ति के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं से निपटने के लिए जो प्रयास आप करेंगे उस प्रयास का नाम क्या है? समायोजन है, ठीक है। अब हम समायोजन क्यों करते हैं? तो समायोजन करने के पीछे मेन जो रीजन होता है वो रीजन होता है कुसमायोजन से बचना, ठीक है। किससे बचना? कुसमायोजन से। तो कुसमायोजन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? समायोजन, ठीक है। अगर हम समायोजन करते हैं, यदि हम समायोजन कर लेते हैं तो समायोजन करने के फायदे क्या हैं? महत्व क्या है समायोजन का? समायोजन की विशेषताएं क्या है? तो समायोजन के महत्व की जब चर्चा करते हैं तो पहली बात तो मानसिक स्वास्थ्य श्रेष्ठ बन जाता है। हम मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ फील करते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व का श्रेष्ठ विकास होता है, हमारा चरित्र उन्नत बनता है। उन्नत बनता है मतलब चरित्र हमारा कैसा? श्रेष्ठ, एकदम श्रेष्ठतम की ओर गति करता है। समस्या समाधान की क्षमता क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। इसके अलावा तर्क और निर्णय की क्षमता भी विकसित हो जाती है। हम चीजों में सही गलत में फर्क कर पाते हैं, हम सही गलत का अंतर कर पाते हैं। सही गलत को कैसे हम छांट सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ये तभी आ सकता है जब हमारा मस्तिष्क समायोजन करना जानता होगा, ठीक है। निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। सही गलत का भेद करने में हम समझदार मतलब एक्सपर्ट बन जाते हैं। इसका मतलब लक्ष्य प्राप्ति आसान हो जाती है। जब आप में ये सारी विशेषताएं हो जाती हैं तो निश्चित रूप से आपको आसानी से लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी, ये निश्चित है। अर्थात लक्ष्य प्राप्ति क्या हो जाती है? आसान, लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाती है। तो मानसिक स्वास्थ्य श्रेष्ठ बनता है, व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, चरित्र उन्नत बनता है, समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाती है, तर्क और निर्णय की क्षमता विकसित हो जाती है, लक्ष्य प्राप्ति क्या हो जाती है? आसान। ये सारी चीजें कब दिखाई देती है? जब हम क्या कर लेते हैं? समायोजन, और वातावरण के साथ क्या बिठा लेते हैं? अपना तालमेल, ठीक है। अब बात करते हैं समायोजन के रक्षा प्रणालियों की।
समायोजन रक्षा प्रणालियां कौन कौन सी हैं? तो समायोजन रक्षा प्रणालियों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष में कौन कौन सी है देखो, पहली है बाधा उन्मूलन, दूसरी है व्याख्या व निर्णय, तीसरी है परिवर्तन और चौथी है संयुक्तीकरण। कितनी हो गई? चार। कौन कौन सी? बाधा उन्मूलन, व्याख्या व निर्णय, लक्ष्य परिवर्तन और संयुक्तीकरण। इसके अलावा जो जाएंगी वो सब किस में चली जाएंगी? अप्रत्यक्ष में। अप्रत्यक्ष में होती है दमन, शमन, दिवास्वप्न, नकारना, इसके अलावा प्रतिगमन, ठीक है, लक्ष्य विस्थापन, क्षतिपूर्ति, आक्रामकता, ठीक है, पृथक्करण, शोधन, युक्तिकरण, अंतःक्षेपण, ठीक है। जैसे दमन, शमन, देवास्वप्न, नकारना, प्रतिगमन, लक्ष्य विस्थापन, क्षतिपूर्ति, आक्रामकता, पृथक्करण, शोधन, युक्तिकरण, अंतःक्षेपण और भी। ठीक है, तो ये कुछ तो है प्रत्यक्ष की, कुछ है अप्रत्यक्ष की। अब हमको क्या करना, पहला प्रश्न हमसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रक्षा प्रणाली कौन सी है, या समायोजन की प्रत्यक्ष रक्षा प्रणाली कौन सी है। तो हमको एक बात माइंड रखनी है, हमको क्या करना है, ये जो प्रत्यक्ष में है वो माइंड रखनी है, ठीक है, वो याद करनी है। क्यों याद करनी है वो? क्योंकि जब प्रत्यक्ष की याद कर लेंगे, वो है कम, इनकी संख्या है 4 और वो है 15-16 के समथिंग, ठीक है, तो उनको हम याद करें, इससे अच्छा इनको याद कर लें। तो अपना पहला प्रश्न तो यहां से क्लियर हो जाता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कौन सी है। तो जो प्रत्यक्ष है वो है 4, बाधा उन्मूलन, व्याख्या व निर्णय, लक्ष्य परिवर्तन और संयुक्तीकरण। अब वो पूछेगा कौन सी बाधा, मतलब जैसे आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समायोजन रक्षा प्रणाली या समायोजन प्रणाली प्रत्यक्ष का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब आपको 4 याद है प्रत्यक्ष की, तो जो भी होगी अलग वो किस में चली जाएगी? अप्रत्यक्ष में। तो या अप्रत्यक्ष कौन सी है ये भी पूछेगा, तो आपको 4 ये याद करनी है, वो आसानी से आप पकड़ पाओगे। चलिए बाधा उन्मूलन देख लेते हैं। बाधा उन्मूलन क्या है? जब कोई व्यक्ति पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान कोई बाधा अनुभव करे और किसी उपाय के माध्यम से उस बाधा का निराकरण करे, तो इसे बाधा उन्मूलन रक्षा प्रणाली कहते हैं। क्या है देखो, जब कोई व्यक्ति पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान कोई बाधा अनुभव करे और किसी उपाय के माध्यम से उस बाधा का निराकरण करे, तो इसे बाधा उन्मूलन रक्षा प्रणाली कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप किसी लक्ष्य को पहले से निर्धारित करके बैठे कि मुझे यह काम करना है, और उस लक्ष्य को निर्धारित, जो लक्ष्य आपका
उसे अपने काम उसको पूरा करने के लिए प्राप्त करने का प्रयास शुरू कर दिया। और जब आप उसको प्रयास करने की प्रक्रिया में है या प्रयास कर रहे हैं कि भाई मैं उसको प्राप्त करूं, लक्ष्य को पूरा करूं, और उस दौरान कोई बाधा आप अनुभव करते हैं, तो उस दौरान जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो आपको लक्ष्य से दूर लेके जा रही है। अब जब लक्ष्य से आप दूर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से बाधा तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो अब आप क्या करेंगे, तनाव अनुभव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप कोई उपाय ढूंढेंगे और उस बाधा का क्या करेंगे, उन्मूलन मतलब समापन, उस बाधा को दूर भेजने की कोशिश या उससे हटने की कोशिश। जैसे 10th क्लास में एक विद्यार्थी ए दूसरे विद्यार्थी बी से ईर्ष्या करता है। ठीक है, अब ईर्ष्या क्यों करता है वो समझ लो। ये दोनों 10वीं कक्षा में है, दोनों ही गणित में लगभग लगभग समान इंटेलिजेंट है, लेकिन ए क्या है, थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट है, बी से 21 है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और जब भी गणित वाले टीचर कोई प्रश्न पूछते हैं तो ये ए क्या है, फटाफट से जवाब दे देता है, बी सिर्फ सोचता रह जाता है जब तक ए क्या करता है, प्रॉपर जवाब दे देता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से ईर्ष्या करता है, बी को ईर्ष्या होने लग गई ए से, क्योंकि ये इसको बोलने का मौका ही नहीं देता, उससे पहले खुद बोल जाता है। तो जब ये इसको देखता है क्लास में तो इसका मन विचलित हो जाता है। मन विचलित हो जाता है तो गणित सीखने की प्रक्रिया में क्या उत्पन्न हो जाती है, बाधा। ठीक है, मन विचलित होता है तो गणित सीखने की प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है। तो अब इसने एक उपाय खोजा, किसने, बी ने। अब ये उस क्लास में नहीं बैठता जिसमें ए बैठता है, अब ये कहां पढ़ता है, तो गणित की जो अतिरिक्त कक्षा लगती है, एक्स्ट्रा क्लास लगती है, बी उसमें बैठकर अपनी जो बाधा उत्पन्न हो रही थी गणित पढ़ने की प्रक्रिया में, उसका वो समाधान कर लेता है, उन्मूलन कर लेता है, खोज लेता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से गणित की कक्षा में ईर्ष्या करता है क्योंकि उन दोनों में जो इंटेलिजेंसी का लेवल है लगभग बराबर है, और पहला वाला जो बालक है वो उसको दूसरे वाले को बोलने का अवसर नहीं देता, उससे पहले खुद ही क्या करता है, आंसर बता देता है, और गणित के टीचर की नजर में वो हीरो बन गया, हीरो है एक तरह से। तो दूसरे बच्चे को इससे ईर्ष्या होने लग गई, जलन होने लग गई, वो जैसे उस बच्चे पर उसकी नजर जाती है वो विचलित हो जाता है और ध्यान से गणित नहीं पढ़ पाता। इसीलिए अब वो इस बाधा का उन्मूलन क्या करता है, निराकरण, वो एक्स्ट्रा क्लास लेने लग गया उसी टीचर की जिसमें वो बच्चा नहीं होता जो ए है। ठीक है, अब वो वहां आसानी से क्या सीख पा रहा है, गणित। तो जब कोई व्यक्ति पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान कोई बाधा अनुभव करे और किसी उपाय के माध्यम से उस बाधा का निराकरण करे तो इसे बाधा उन्मूलन रक्षा प्रणाली कहते हैं। जैसे एक विद्यार्थी गणित की कक्षा में दूसरे विद्यार्थी से ईर्ष्या करता है जिसके कारण वह गणित की कक्षा में ध्यान से नहीं पढ़ पाता, तो वह गणित की अतिरिक्त कक्षा में बैठकर अपनी पढ़ाई क्या करता है, पूरी करता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, प्रत्यक्ष में दूसरा, व्याख्या व निर्णय क्या है, देखो। जब किसी व्यक्ति के समक्ष एक साथ दो ऐसी परिस्थितियां विकसित हो जाए या उपस्थित हो जाए जिनमें से एक का चुनाव करना अनिवार्य होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, पहले दोनों परिस्थितियों की व्याख्या करेगा, फिर एक को चुनने का क्या लेगा, निर्णय लेगा। दोनों की व्याख्या करेगा और एक को चुनने का निर्णय लेगा। ठीक है, जैसे मोहन का सिलेक्शन हुआ, मोहन की नौकरी लगी, अब उसके सामने शादी के दो प्रस्ताव हैं, ए और बी। पहला है अमीर घर, दूसरा है गरीब घर। ठीक है, अमीर घर कम पढ़ी लिखी लड़की, गरीब घर पढ़ी लिखी लड़की। ठीक है, अब अमीर घर है तो स्वाभाविक है क्या मिलेगा, दहेज, गरीब घर है स्वाभाविक है क्या नहीं मिलेगा, दहेज।
नहीं मिलेगा। यहां दहेज मिलेगा, लेकिन यहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लड़की कम पढ़ी लिखी है। यहां दहेज नहीं मिलेगा, लेकिन लड़की कैसी है, पढ़ी लिखी है। ठीक है, तो मोहन क्या करता है, दोनों की व्याख्या करता है और गरीब घर की लड़की से अर्थात पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने का क्या करता है, निर्णय लेता है, फैसला लेता है। तो जब किसी व्यक्ति के समक्ष एक साथ ऐसी दो परिस्थितियां उपस्थित हो जाए जिनमें से एक का चुनाव करना अनिवार्य है, घर वालों की बाध्यता है, उसके ऊपर दबाव है कि भाई दो में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों नजदीकी रिश्तेदारी के संबंध है, तो फिर क्या होता है, व्यक्ति दोनों की व्याख्या करता है और एक को चुनने का क्या लेता है, निर्णय। और रक्षा प्रणाली कहलाती है व्याख्या व निर्णय। तीसरा है लक्ष्य परिवर्तन। लक्ष्य परिवर्तन क्या है, देखिए, जब कोई व्यक्ति पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वयं को असमर्थ अनुभव करे और अपने लक्ष्य में परिवर्तन कर ले। जब कोई व्यक्ति पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वयं को असमर्थ अनुभव करता है और निराश होकर अपने लक्ष्य में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है, तो उसे कहते हैं लक्ष्य परिवर्तन रक्षा प्रणाली। जैसे 11वीं कक्षा में एक विद्यार्थी पहले विज्ञान विषय लेता है। 11वीं कक्षा में एक विद्यार्थी पहले विज्ञान विषय लेता है, ठीक है, और आप जानते हैं जब साइंस ली है तो क्या सोच रहा होगा, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन समझ नहीं आती और कला वर्ग के विषय चुन लेता है और फिर क्या बनने की सोचा है उसने, कलेक्टर। ठीक है, 11वीं कक्षा में एक विद्यार्थी पहले विज्ञान विषय लेता है और डॉक्टर बनने की बात कहता है, उसके बाद वो कला वर्ग के विषय ले लेता है और क्या बनने की सोचता है, कलेक्टर। तो डॉक्टर से लक्ष्य परिवर्तन होके कहां पहुंच गया, कलेक्टर पर। इसका मतलब लक्ष्य में क्या कर लिया उसने, परिवर्तन। जब कोई व्यक्ति पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वयं को असमर्थ अनुभव करे और निराश होकर अपने लक्ष्य में परिवर्तन कर लेता है तो उसे कहते हैं लक्ष्य परिवर्तन रक्षा प्रणाली। और प्रत्यक्ष की लास्ट है अपनी संयुक्तिकरण। ठीक है, अब संयुक्तिकरण समझने से पहले आपको क्षतिपूर्ति समझनी पड़ेगी क्योंकि दोनों लगभग लगभग एक जैसी है। एक विषय में कमी हुई उसको दूसरे से पूरा करें। एक क्षेत्र में प्राप्त हुई कमी को दूसरे क्षेत्र के माध्यम से पूरा किया जाए तो क्या कहलाती है, क्षतिपूर्ति। एक क्षेत्र में प्राप्त हुई कमी को दूसरे क्षेत्र के माध्यम से पूरा करना क्षतिपूर्ति कहलाती है। ठीक है, अब यहां आ जाओ, नहीं समझे, किसी एक क्षेत्र में प्राप्त हुई कमी को उसी के समान दूसरे क्षेत्र के माध्यम से, अब दोनों की कीमत क्या होगी, समान। दोनों कैसे होंगे, समान मूल्यवान। कैसे होंगे, समान मूल्यवान। किसी एक क्षेत्र में प्राप्त हुई कमी को उसी के समान मूल्यवान दूसरे क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाए तो कहलाता है संयुक्तिकरण। ठीक है, एक बच्चे के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, परसेंटेज का जो अनुपात आ रहा है वो 75 है, ठीक है, लेकिन गणित में उसका रह जाता है 60। अब सारे सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम पूर्णांक है आपको पता है वो 100 है। अब वो सोच रहा है कि अगर मेरा हिंदी में 90% आ जाए तो ओवरऑल जो मेरा 75% का जो मेरा चल रहा है एवरेज वो बना रहेगा। वो बना रहेगा मतलब ओवरऑल मैं उस परसेंटेज को प्राप्त कर पाऊंगा, अचीव कर पाऊंगा। तो वो फिर दूसरे अर्थात गणित में क्या करता है, कम होने पर वो हिंदी में और ज्यादा अच्छे अंक लाने की कोशिश करता है जिससे उसका ये अनुपात बना रहे। क्या कर लिया उसने, संयुक्तिकरण। ठीक है, तो ये थी हमारा समायोजन में रक्षा प्रणालियां और प्रत्यक्ष रक्षा प्रणालियां। ठीक है, और एक अपील जो कि मैं हर वीडियो में आपसे करता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और यदि आपको ऑफलाइन कोचिंग करने का मन है तो अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है और एड्रेस आपको पता ही है, एसएमडी सर्किल के पास में है, राजीव गांधी पार्क के सामने, मोती डोंगरी, अलवर। थैंक यू।